Hello and good morning, everyone. This is me, Donna Vardhan, your host and your mentor, and I welcome you to our channel, The Next Level Academy. तो आज का डेट है 30 जुलाई 2024 और आज हम करने वाले हैं द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। मगर ये कोई बोरिंग सा न्यूज़ एनालिसिस नहीं होने वाला। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें तो पता होगा कि ये एक नॉर्मल बोरिंग न्यूज़ एनालिसिस नहीं होता है जहाँ पे मैं न्यूज़ बताते रहती हूँ और आप सुनते रहते हो। नहीं, यहाँ पे रहेंगे एमसीक्यूज़ रहेंगे कुछ इस टाइप्स के। ओके, इस तरह के आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे। आप वीडियो को करोगे पॉज जैसे ही क्वेश्चन पॉपअप होंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप करोगे कमेंट। ओके, क्या करोगे? कमेंट करोगे। कमेंट में आप करोगे, ट्राई करोगे सही आंसर जो होगा उसको कमेंट करने का आप ट्राई करना। अगर आंसर सही है तो वेरी गुड, गलत है तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करो, राइट आंसर क्या है पता लगा लो। एंड उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाली हूँ वो एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन लो, जिससे क्या होगा, आपकी जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलराइट, और क्लैरिटी एक टॉपिक पे बढ़ जाती है अच्छे से तो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो टॉपिक है वो रह जाता है और आप उसको इजीली नहीं भूलते हो। फिर जब आप मंथली करंट अफेयर का मैगजीन आप पढ़ोगे तो वो जो टॉपिक सपोज आया करंट अफेयर में, तो आपको वो एक एलियन टॉपिक नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं फेमिलियर टॉपिक है एंड आपका ब्रेन उसको इजीली रिकॉल करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विथ मी। देखते देखते सो मत जाना, आंख लग जाएगी। इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट दैट यू पार्टिसिपेट विथ मी। ओके, सो एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको मेंस के पीवाईक्यूज भी देने वाली हूँ। ऑलराइट, मेंस के पीवाईक्यूज जो भी रिलेटेड टॉपिक रहेगा उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज अगर अवेलेबल रहते हैं, अगर दिए गए हैं पास्ट में, तो उसके पीवाईक्यूज मैं आपको ज़रूर दूंगी। ओके, सो आज का जो मेजर हेडलाइंस है, जैसे कैसे साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने जीन एडिटिंग की है, किस किस एंजाइम का यूज़ किया है, अभी पेटेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कैसे बिहार में 65% कोटा कर दिया गया है, रिजर्वेशन कर दिया गया है, और बाकी के 35% मेरिट के बेसिस पे रखा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंस है, वो क्या बोलते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। ऑलराइट, सो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक से रहेगा, मेजर हेडलाइन से रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस आपके न्यूज़ एनालिसिस में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना, सुनना, आंसर करने का पूरा ट्राई करना, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Which country's Middle Atlas region experienced 21 heat-related deaths due to a spike in temperatures to 48.3 degrees Celsius? Okay, कौन से कंट्री के मिडिल एटलास रीजन में 21 लोगों की मौत हुई है हीट के वजह से? ओके, क्योंकि टेम्परेचर सडनली क्या हुआ, स्पाइक कर गई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बढ़ के 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। ओके, इंडिया में तो कॉमन है 48.3 डिग्री, किसी किसी स्टेट्स में, तो इंडिया तो हो नहीं सकती। अल्जीरिया भी नहीं है, तुनिशिया भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली इट्स मोरक्को। मोरक्को है कि नहीं? लेट्स सी इट्स मोरक्को। मोरक्को में क्या हुआ, मिडिल एटलास रीजन में 21 लोगों की गर्मी के वजह से मौत हो गई। नाउ सी एक्सप्लेनेशन सुनो। मोरक्को का मिडिल एटलास रीजन एक गर्मी के तूफान का सामना कर रहा है, जहां तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस गर्मी के कारण 21 लोगों की मौत हो गई। ओके, 21 लोगों की मौत हो गई। ये एक्सट्रीम हीट वेव वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन गई है और बहुत से लोग गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। Now let's move on to our next question. Which country faced a major flood in 1922, heavily affecting the area of Kuttanad? Okay,
कौन से कंट्री ने बहुत ज्यादा भयंकर फ्लड देखा, बाढ़ देखा 1924 में? इज इट बांग्लादेश? नो, तब तो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था ही नहीं। म्यांमार? नो। श्रीलंका? नो। देन इट्स इंडिया। ऑल राइट, सो एक्सप्लेनेशन सुनो। सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो एक्सप्लेनेशन इज, इंडिया में 1924 में एक बड़ा बाढ़ आया था जो कुट्टनड़ के क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया। ओके, कुट्टनड़ का जो एरिया है उसको बहुत प्रभावित किया। इस बाढ़ ने पूरे कुट्टनड़ एरिया में तबाही मचा दी थी। कई घर, फसल और जीवन को नुकसान पहुंचा। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये बाढ़ इतना भयानक था कि उसने वहां के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। So let's move on to a third question. What has been a major reason for the reduction in Chinese visas to India post 2020? ये चाइनीज लोगों ने इंडियन लोगों को वीजा देना क्यों बंद किया, इतना ज्यादा रिड्यूस क्यों किया? वीजा एप्लीकेशन इश्यूज? नो। डेडली क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स? ये तो हो सकता है, राइट? गलवान में कैसे इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई थी, बिना एम्यूनेशन के, बिना इक्विपमेंट के, राइट? हाथापाई हुई थी। लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम चाइनीज नेशनल्स? नहीं, उन्हें तो बहुत इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक डाउन? नहीं, डाउनटर्न ये भी नहीं है। सो what will be the correct answer? Option number B, that is deadly clashes between Indian and Chinese troops. Alright, so explanation सुनो। 2020 के बाद चाइनीज वीजास में कमी आने का एक बड़ा कारण इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच डेडली क्लैशेस रहे हैं। ये क्लैशेस दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी असर पड़ा है। इस तनाव के कारण चाइनीज सरकार ने इंडियन नागरिकों को वीजा देने में सख्ती बढ़ा दी है। इससे एक मेंस के PYQ आपका आ जाता है इस टॉपिक पे। आपका क्वेश्चन है, आप सुन लो अच्छे से। ब्रिंग आउट द FDI and employment implications of China being a manufacturing hub and India a services hub. क्या बोला गया है? Bring out the FDI and employment implications of China being a manufacturing hub and India a services hub. ओके, ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा, जाके देखो एंड आंसर करने का उसको ट्राई करो, जिससे आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड PYQ दोनों कवर हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स रिगार्डिंग चाइनीज वीजास? क्या है उनका प्राइमरी कंसर्न? क्या है जिसलिए इंडियन ऑफिशियल्स का प्राइमरी कंसर्न क्या है जिसकी वजह से वो चाइनीज लोगों को वीजा नहीं दे रहे हैं? मेन रीजन है नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए तो नहीं दे रहे। अब एक्सप्लेनेशन सुनो। सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सप्लेनेशन है, इंडियन ऑफिशियल्स का प्राइमरी कंसर्न चाइनीज वीजास को लेकर नेशनल सिक्योरिटी है। ये डर है कि चाइनीज नेशनल्स इंडिया में आके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से इंडियन सरकार वीजा देने के मामले में बहुत सख्ती बरत कर रही है ताकि देश की सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which section of the 1957 Act requires payment of royalty for mining activities? अब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना द हिंदू में आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है कैन स्टेट्स टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज। ओके, कैन स्टेट्स टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज। इस आर्टिकल को हमें पढ़कर समझना, इसका जिस्ट को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि इसी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आपको मिलने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को आइए समझते हैं। अब इसको डिटेल में समझना है इस टॉपिक को।
ओके, तो अच्छे से सुनना, अगर अच्छे से अभी नहीं सुनोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे आगे के क्वेश्चंस को। तो आप सुनना एंड देन पार्टिसिपेट करना आगे के एमसीक्यूज में। तो क्या कहा गया है, कैन स्टेट्स टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज, जो आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि 25 जुलाई दैट इज 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स के पास कानूनी अधिकार है कि वो मिनरल्स पर टैक्सेस लगा सकती हैं जो सेंटर द्वारा लगाई गई रॉयल्टी के अलावा होगा। इस फैसले ने ये स्पष्ट किया कि स्टेट लेजिस्लेचर्स का मिनरल एक्टिविटीज पर टैक्स लगाने का अधिकार पार्लियामेंट के माइंस एंड मिनरल्स दैट इज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 द्वारा सीमित नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने मेजोरिटी ओपिनियन लिखा, जबकि जस्टिस BV नगरत्ना ने डिसेंट करते हुए कहा कि इससे मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है। तो DY चंद्रचूड़ मेजोरिटी ओपिनियन में थे और BV नगरत्ना इसके अगेंस्ट में थे। कहा जाए तो मुख्य सवाल था कि क्या माइन लीज होल्डर्स द्वारा दी गई रॉयल्टीज को टैक्स माना जाना चाहिए। 1957 के एक्ट के मुताबिक लीजेस को रॉयल्टीज देनी पड़ती है, लेकिन स्टेट्स अपने लोकल कानून के तहत एडिशनल टैक्सेस लगाने का अधिकार मांग रहे हैं। ओके, मांग रहे थे, अभी है भी ना, जिसका एक उदाहरण इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु के बीच विवाद है। तो एग्जाम्पल क्या है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु के बीच का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक मेजर एग्जाम्पल है इस पूरे आर्टिकल का। ओके, मेजोरिटी रूलिंग ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन है जो मिनरल्स निकालने के अधिकार के लिए दी जाती है, जबकि टैक्स एक सोवरेन अथॉरिटी द्वारा लगाया जाता है। जस्टिस नगरत्ना के डिसेंट ने जोर दिया कि रॉयल्टीज को मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए टैक्स माना जाना चाहिए और बिना तालमेल के मिनरल कॉस्ट्स में वृद्धि के विरुद्ध चेतावनी दी। कोर्ट अभी इस बारे में विचार करेगी कि ये रूलिंग रेट्रोएक्टिवली मतलब पिछले तरीके से लागू होगी या प्रोस्पेक्टिवली मतलब आने वाले समय से, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे मिनरल रिच स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स पर प्रभाव डालेगी और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो क्या होने वाला है वो तो आगे जो न्यूज आएगा आगे के टाइम में तो हमें तब पता चलेगा। नाउ लेट्स सी कि ये क्वेश्चंस क्या कहता है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। which section of the 1957 Act requires payment of royalty for mining activities? The answer is option number B, that is section 9. Alright, section 9 is your correct answer. Now let's move on to our 6th number question. What was the Supreme Court decision regarding states' authority to tax mining activity? अभी मैंने इस बारे में समझाया है, तो आंसर देने का ट्राई करो। आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस, नो। स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस इन एडिशन टू रॉयल्टीज, ये हो सकता है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस, नो, ये तो बोला ही नहीं। टैक्सेस आर लिमिटेड टू फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं बोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सी। Option number B is the correct answer. States can impose taxes in addition to royalties. Royalties के साथ साथ वो टैक्स भी दे सकते हैं, टैक्स भी ले सकते हैं। Which Chief Justice of India authored the majority opinion of this case? अभी मैंने बताया था, ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर दे पाओगे। कौन है? BV नगरत्ना है? बिल्कुल नहीं, इन दोनों का नाम तो लिया ही नहीं गया है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो कौन है चीफ जस्टिस? DY Chandrachud. Okay, this is the correct answer. Now let's move on to our 8th number question. What was the Supreme Court stance on the Patna High Court's decision regarding the 65% quota in Bihar? तो अब देखो क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंस क्या है पटना हाई कोर्ट के डिसीजन में, जहां पे उन्होंने 65% कोटा रिजर्व कर दिया है बिहार में। तो
क्या कहा गया है, क्या स्टैंड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि refuse to order interim stay. Alright, this is the correct answer. Option number B. अब इसका explanation सुनो तो clear हो जाएगा कि option number B कैसे है. अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जो बिहार में 65% कोटा के बारे में था उस पर इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तुरंत रोक नहीं लगाएंगे पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जो 65% रिजर्वेशन पॉलिसी के संबंध में था. पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की 65% कोटा पॉलिसी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अभी कोई तुरंत स्टे लगाने से इनकार कर दिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को डिटेल में सुनने और समझने की जरूरत है, इसलिए इंटरिम स्टे देना उचित नहीं होगा. मतलब अभी के लिए पटना हाई कोर्ट का फैसला जारी रहेगा और इस पर फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाएगा. Now let's move on to our next question. Which amendment act were set, aside by the Patna High Court ruling? तो कौन से amendment acts को उन्होंने लागू करा है? That is option number A and B. Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services Amendment Act 2023. बिहार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. अब ये दोनों ही करेक्ट आंसर है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड बी. सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर 10th क्वेश्चन. Which enzyme was used in the CRISPR system developed by Indian scientists? अब ये CRISPR system कौन से एंजाइम क्या है, इसको समझने से पहले हमें और एक आर्टिकल पर ध्यान देना पड़ेगा. और एक आर्टिकल पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि द हिंदू में है, साइंस सेक्शन में. द आर्टिकल का नाम है इंडियन साइंटिस्ट बिल्ड ब्रेक थ्रू जीन एडिटर आर एमिंग फॉर पेटेंट. आर्टिकल का नाम क्या है? इंडियन साइंटिस्ट बिल्ड ब्रेक थ्रू जीन एडिटर आर एमिंग फॉर पेटेंट. ओके, तभी इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना जिससे आगे के जो आपके क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड आप आंसर दे पाओ. तो अभी एक्सप्लेनेशन सुनो. जो CSIR, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने एक नया जीनोम एडिटिंग सिस्टम डेवलप किया है जो एग्जिस्टिंग CRISPR टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रिसाइज है. नया सिस्टम FNCAS9, क्या? FNCAS9 एंजाइम का इस्तेमाल करता है जो SPCAS9 एंजाइम के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है और अनइंटेंडेड डैमेज कम करता है. CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स को स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस को ऐड, रिमूव या ऑल्टर करने की सुविधा देती है जो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में बहुत उपयोगी है. FNCAS9 एंजाइम्स को फ्रांसिसेला नोविसिडा, क्या है मैं लिख देती हूँ. फ्रांसिसेला को मैं लिख देती हूँ. वेट, फ्रांसिसेला नोविसिडा. फ्रांसिसेला नोविसिडा से सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये ज्यादा प्रिसीशन और लो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स देते हैं. रिसर्चर्स ने FNCAS9, this one, FNCAS9 एंजाइम्स के अमीनो एसिड्स को मॉडिफाई करके नए वर्जन्स बनाए हैं जो टारगेट जीनोम के साथ बेटर बाइंडिंग करते हैं और एडिटिंग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. एडिटिंग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. एंजाइम एक्टिविटी टेस्ट्स ने दिखाया कि एनहांस्ड FNCAS9 टारगेट DNA को हायर रेट पर कट करता है.
Enhanced FNCAS9 बेस्ड डायग्नोस्टिक्स लगभग डबल जेनेटिक चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकती है कंपेयर टू अनमॉडिफाइड FNCAS9। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की टीम ने दिखाया कि एनहेंस्ड FNCAS9 थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए सुइटेबल है, जिसमें इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस कॉज करने वाले जेनेटिक म्यूटेशंस को करेक्ट करना शामिल है। ये रिसर्च नए और अफोर्डेबल थेरेप्यूटिक्स डेवलप करने में पोटेंशियल रखती है और टीम इस सिस्टम को डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स के लिए अडॉप्ट करने और इसके साइज रिड्यूस करने पर काम कर रही है। ओके, टीम क्या कर रही है, इस सिस्टम को डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स के लिए अडॉप्ट करने और इसके साइज को रिड्यूस करने पर काम कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिजिनस पेटेंट के साथ ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव फॉरेन लाइसेंसेस पर डिपेंडेंस कम कर सकती है, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना कम प्राइस होगा उतना ही गरीब कंट्रीज, गरीब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि which enzyme was used in the CRISPR system developed by Indian scientists? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी बोला मैंने FNCAS9. See, this is the correct answer. See, this is the correct answer. Option number B. Now, next question is, what is a major advantage of the new FNCAS9 enzyme used by Indian scientists? The correct answer will be it's more precise and efficient editing with less unintended damage. अगर आपने अच्छे से सुना तो एक बार में ही इसको आप आंसर कर पाओगे. That is option number C is the correct answer. Right? So our next question number 12 पूछता है, which organization called for the cessation of violence in Myanmar? So आपका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, क्वाड, ASEAN एंड यूरोपियन यूनियन. कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी क्वाड. ओके, सी द करेक्ट आंसर इज क्वाड. सो एक्सप्लेनेशन सुनो. क्वाड जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो स्क्वाड ने म्यांमार में हिंसा जो हो रही है ना, अभी जो वायलेंस हो रही है, रोकने की बात कही है. क्वाड कंट्रीज ने अपनी चिंता व्यक्त की और वहां की सरकार से वायलेंस बंद करने और शांति बहाल करने की अपील की है. म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद से वहां वायलेंस और अशांति का माहौल बना हुआ है, इसलिए क्वाड ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे? What did the Quad emphasize regarding navigation and commerce? Increased tariffs, free trade agreements, freedom of navigation and overflight and unimpeded commerce, and option number D है military presence in the Indian Ocean. So what will be the correct answer? The correct answer will be option number C, that is freedom. Okay, the correct answer will be option number C, that is freedom. All right, freedom of navigation and overflight, unimpeded commerce. फिर भी एक करेक्ट आंसर देख लो. यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे दिया गया है आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट एंड अनइम्पेडेड कॉमर्स. तो इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो कि क्या है ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. क्वाड ने, मतलब जो इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया जिसमें शामिल है ना, उसे क्वाड कहते हैं. तो क्वाड ने नेविगेशन और कॉमर्स के मामले में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट और अनइम्पेडेड कॉमर्स पर जोर दिया है. मतलब क्वाड ने ये एम्फेसाइज किया है कि सबको बिना किसी रुकावट के समुंदर और हवाई रास्तों का इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए और व्यापार को बिना किसी बाधा के चलने देना चाहिए. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया. लेट्स मूव ऑन टू आवर 14th नंबर क्वेश्चन. Which country besides Vietnam seized the opportunity from barriers on Chinese products?
सो वियतनाम के बिना अपॉर्चुनिटी किसने सीज करी है, किसने ली है? इंडिया, मेक्सिको, ब्राजील और साउथ कोरिया. The correct answer will be Mexico. Okay, Mexico is the correct answer. Now, our last question of today's news analysis is, what is the central legislation that regulates mining activities in India? इसके बारे में तो मैंने बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो you can definitely answer. What will be the correct answer? The correct answer will be Mines Act, no. Coal Mines Act, no. Mineral Conservation and Development Rules, The correct answer is Minerals, Mines and Minerals, that is Development and Regulation Act 1957. See, this is the correct answer. This is the correct answer. देखा? So with this, I end today's news analysis. Okay, तो आज का MCQ से related news analysis खत्म होता है. आपको in total 15 क्वेश्चन दिए हैं, एक मेंस के PYQ आपको दिया गया है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो. अभी देखा ना, अभी सपोज सुबह देख रहे हो तुम, तो शाम को सोने से पहले फिर एक बार देखो, एक्सप्लेनेशन सुन लो, क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा. और ऐसे MCQ के टाइप से अगर आप पढ़ने का ट्राई करोगे ना, तो क्या होता है, आपका प्रैक्टिस होते जाता है करंट अफेयर का, बहुत अच्छे से आंसर करने का आपको आदत लग जाती है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर हो सकता है. यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक तुम यूज कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक तुम यूज कर सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बने रहना, हमारे चैनल को लाइक करो, इतना समझा रहे सुबह सुबह उठ के. और हाँ, लाइक करो, कमेंट करना, कुछ भी अगर समझ नहीं आया दोस्तों के साथ शेयर करो. ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले. हमारे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखो. ओके, नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके पास, सो डू प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो. ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का या चैनल आप बोल सकते हो, उसका लिंक अवेलेबल होगा, उसको ज्वाइन कर लो. डेली 5 से 5:30 बजे तक आपको दी हिंदू न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा दिया जाएगा. ऑलराइट, द हिंदू न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 5:30 बजे PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जो आप पढ़ के आप MCQ हमारे साथ अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. बाय.